अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजम अलवी एंड यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। आज हम आपको बताएंगे सी पैक के हवाले से कि रशिया भी अब शामिल होने जा रहा है सी पैक में, पाक रशिया कॉरिडोर के नाम से। और रशिया को एक अरसा लगा गर्म पानी तक पहुंचने के लिए, और पहले उसने अफ़गानिस्तान पर यही सोच के हमला किया था कि उसके बाद पाकिस्तान की बारी है और उसके बाद मैं आसानी से जाके जो है गवादर या कराची की पोर्ट पे कब्ज़ा कर लूँगा। लेकिन पहले प्रॉब्लम ये थी कि रशिया में कम्युनिज़्म था। कम्युनिज़्म अगर रशिया पाकिस्तान में दाखिल होता तो अपना कम्युनिज़्म लेकर दाखिल होता। अब कम्युनिज़्म लेकर दाखिल होता तो उसके बाद फिर हमारे यानी इस्लामी रवादारी और ये सब कुछ कहाँ जाता, और हम अनसिक्योर फील हुआ, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में ही हमने रशिया को रोका। और रशिया को आगे बढ़ने से रोकने में हमारी मदद सब लोग जानते हैं, इसराइल ने भी ट्रेनिंग दी है फ़ौजियों को, ये तालिबान जो थे उनको, और अमेरिकन ने भी दी है अपने इंटरेस्ट में। और पूरे यूरोप ने फंडिंग की, जिसकी वजह से और फिर हमारी आर्मी जाके लड़ी और वहाँ पे रशिया को रोका। लेकिन अब हालात चेंज हो चुके हैं। अब हालात ये है कि रशिया में जो है मज़हब की आज़ादी है, सब लोग अपना मज़हब फॉलो कर सकते हैं आज़ादाना तरीके से। तो वो बात तो रही नहीं। फिर अमेरिका के महंगे कर्ज़ों की वजह से हम परेशान हुए। फिर अमेरिका की जंग हमने इतने साल लड़ी अफ़गानिस्तान में, जिसकी वजह से हमें टोटल नुकसान हुआ, और उसकी पेमेंट भी अमेरिका ने आज तक नहीं की। जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को कुछ धमकियाँ वगैरह भी दी। फिर मिडल ईस्ट की तरफ से भी तंग किया गया कि भाई तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो पैसे ले लेंगे। फिर आगे फिर बहुत सारे मसले मसाइल, और दुनिया हमेशा इत्तेहादी चेंज होते रहते हैं। इस बीच कूदा, यानी रशिया तो लौट गया, फिर उसके बाद अमेरिका कूद गया जंग में। अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान से जंग की तो वो भी बेचारे सर झुका जो के निकलने में राज़ी हो गए, और जिनसे लड़ते रहे उन्हीं के साथ एक मेज़ पे बैठ गए आके, और फिर मुआहदा हुआ कि भाई हम अपनी फ़ौजें निकाल लेंगे और वहाँ जो तालिबान है वो अपने मर्ज़ी की हुकूमत बनाएंगे। और इनका इंटरेस्ट भी कुछ ना कुछ होगा जो अभी फ़िलहाल खुल के सामने नहीं आया। लेकिन इस बीच हुआ यूँ कि तुर्की तुर्की का स्विच ऑन हो गया, और तुर्की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। उसने अपने नए नए इत्तेहादी बनाए, चाइना से दोस्ती की, रशिया से की, अज़रबैजान तो खैर उसका था ही पड़ोसी मुल्क और हम ज़बान। फिर उसके बाद आर्मीनिया की जंग आई, उसमें फिर रशिया आर्मीनिया के इत्तेहादी था, लेकिन उसके बावजूद उसने उनके पुराने जो मसले मसाइल थे, जो दावा करता था अपने इलाके का, अज़रबैजान आर्मीनिया में जो कुछ इलाका था उसका, उस पर डिस्प्यूट चल रहा था, जिसकी वजह से बीच में फिर वो नहीं कूदे, वो मसला हल हो गया। और आगे हो सकता है आर्मीनिया अज़रबैजान भी फिर आपस में बैठ जाए, दोस्ती हो जाए। रशिया इस बीच नहीं बोला, जब इत्तेहादी था उसका। लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लॉक जो है वजूद में आ गया और आने वाला है, जिसमें तुर्की, ईरान, रशिया, अज़रबैजान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब पूरा एक ब्लॉक बनने जा रहा है, और मलेशिया एज वेल। तो प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका को तो मसला पड़ गया कि ये एक नया ब्लॉक बन रहा है, और बन भी रहा है कोविड-19 की आड़ में। यानी कोरोना वायरस आया, फिर उसके बाद अमेरिका अपने चक्कर में लग गया, यूरोप भी लग गया परेशान मेडिसिन के चक्कर में। और इस बीच जो है चाइना आगे बढ़ता चला गया, और पाकिस्तान ने भी अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि जल्द से जल्द सी पैक जो है अपना वो खोल दिया, और जल्द से जल्द जो है बना दिया और इफ्तिताह भी कर दिया। पिछले हफ्ते जो है सी पैक का इफ्तिताह हो गया। मुबारक आप लोगों को। और उससे जो है बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड शुरू हो गई है, और सिर्फ चुंगी नाके के मद में पाकिस्तान को 40 अरब रुपए सालाना पाकिस्तान को फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ चुंगी नाकों से 40 अरब रुपए सालाना मिलेंगे वो पाकिस्तान को, जो कि अभी कुछ नहीं मिलते। उसके बाद उसके बाद 80,000 कंटेनर पहुंच चुके हैं, यानी मुख्तलिफ़ शिपों से 80,000 कंटेनर जो है रवाना कर दिए गए, बल्कि पहुँचे नहीं, रवाना कर दिए गए। अब आप खुद सोचें, 80,000 कंटेनर रवाना कैसे होंगे? गवादत रेलवे लाइन तो है नहीं,
तो हज़ारों की तादाद में ट्रक, यानी हज़ारों ट्रक रोज़ाना गए होंगे। हर ट्रक का चुंगी नाका भी बनता है, हर ट्रक के ड्राइवर की सैलरी है, फिर ट्रक का किराया है। तो फी ट्रक जो है तकरीबन 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए में चाइना के बॉर्डर तक पहुंचेगा। फिर वहाँ पे उनकी खुश्क ड्राई पोर्ट है, उसके ऊपर वो छोड़ के और फिर वापस आएंगे, तो वापस भी कुछ ना कुछ लाएंगे। आगे जब ट्रेड चलेगी तो चाइना भी सामान। तो जब एक ट्रक के उनके खर्च आएगा 5-6 लाख रुपए चुंगियों के अलग, तो आप खुद सोचें कि चाइना की जो कंपनीज है, जो प्राइवेट कंपनी है, वो तो ये चाहेंगे कि भाई हम ये अपना सारा सामान उठा के जो है वहाँ पे बैठ जाएं, गवादर पोर्ट पे, और वहीं पे बनाएं और वहीं एक्सपोर्ट कर दें पूरे मिडल ईस्ट में और यूरोप वगैरह में। क्योंकि एक मैं आपको बात बता दूं कि चाइना का जो सी पोर्ट है वो पूरे विंटर तो वो जमा रहता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि उस साइड पे सबसे करीबी जो मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, कोरिया, ये मुल्क करीब है, फ़िलिपीन, वहाँ तक तो ट्रेड वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उनको मिडल ईस्ट की तरफ आने के लिए और यूरोप जाने के लिए उन्हें एक बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता है, जो कि तकरीबन महीनों का है। लेकिन अगर सी पैक के ज़रिए जाएंगे तो दिनों का है। यानी अगर वो अपनी फैक्ट्री अगर सी पैक पे, यानी सी गवादर में अगर अपनी फैक्ट्री ही लगा लें, तो आप खुद सोच सकते हैं कितना फ़ायदा होगा। एक तो किराया बचेगा, सस्ती प्रोडक्ट बनेगी, ऊपर से एक नया लॉ पास हो गया है कि पाकिस्तान ने फ्री पोर्ट कर दिया है गवादर को। फ्री पोर्ट यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब फ्री होगी, यानी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। जो सामान चाइना उनका आएगा, और तो उसी वजह से और फ़ायदा होगा। अब फैक्ट्रियाँ लगेंगी ज़्यादा जब कस्टम ही नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ख़ासतौर पर उन मुल्कों के लिए जिन मुल्कों में एक्सपोर्ट होगा, जैसे अफ़गानिस्तान के कंटेनर भी वहाँ पे आएंगे, रशिया के भी आएंगे, फिर आप ये देखें कि चाइना के आएंगे, तो कितना रश होगा। चाइना की आबादी 1 अरब से ज़्यादा है, यानी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ या 1.5 अरब है। तो उसको कितना सामान चाहिए होगा, आप खुद सोचें। अगर तेल तो इधर से ही जाएगा, चाइना को सारा तेल जो है वो गवादर के ज़रिए से जाएगा। पहले पहले 28 या 40 बहरी जहाज़ जो उसका तेल ले जाते थे, जो कि रोज़ाना 2-4 जहाज़ निकलते थे, जो कि 28 दिन में पहुंचते थे। अब गवादर के ज़रिए उनका ट्रक जो है, जो 28 दिन में पहुंचता था, वो 2 हफ्ते में पहुंच जाएगा। और अगर पाइपलाइन डाल देंगे तो फिर कोई मसला ही नहीं। पाइपलाइन भी डालेंगे, जो क्या कहते हैं ML1 या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें रेलवे लाइन जो है वो चाइना से लेके कराची तक पड़ेगी, रेलवे लाइन, हाई स्पीड ट्रेन, इलेक्ट्रिक। तो उस रेलवे लाइन के साथ साथ शायद ऑयल की पाइपलाइन भी पड़ेगी, जिसके ज़रिए चाइना को ऑयल सप्लाई होगा। तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंटरेस्ट रशिया और चाइना का होगा तो इंडिया फिर लड़ेगा कैसे। क्योंकि अगर उनका जब किसी बड़े मुल्क का इंटरेस्ट होता है तो फिर इंडिया की तो हिम्मत ही नहीं होगी। और अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान पे अगर इंडिया ने हमला किया तो तुर्की हमारे साथ लड़ेगा, हमारे साथ मलेशिया लड़ेगा, हमारे साथ अज़रबैजान लड़ेगा, हमारे साथ चाइना लड़ेगा। इन सब का इंटरेस्ट है। और फिर अभी पीछे आर्मीनिया में जब जंग हुई थी तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के जवान वहाँ गए थे अपने प्लेन लेके, और उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था बाकायदा। सिक्योरिटी वगैरह के लिए पाकिस्तान ने हमला तो नहीं किया होगा, लेकिन ये कि दूसरे अब इंटरनल जो, यानी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी तो आर्मी चाहिए। जब सारी ही सारी उनकी सरहद पे लड़ेगी जाके, तो हमारी तो फिर इंटरनल उनके मुल्क की सिक्योरिटी करेगी। जंग में तो वो शरीक नहीं, लेकिन गए थे, मदद की थी। इसी तरह तुर्की के ड्रोन थे। तो आप खुद सोच लें कि अगर इंडिया जो चाह रहे हैं कि अभी उन्होंने धमकी दी है कि वो पाकिस्तान पे और चाइना के साथ जो है जंग करेंगे 15 दिन की। अब आप खुद सोच सकते हैं कि दो मुल्कों से एक साथ कैसे लड़ेगा। इकॉनमी पूरी तबाह हो जाएगी, लेकिन बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जंग में तो जीत होती नहीं है, लेकिन अरबों रुपए लग जाते हैं, क्योंकि डरा धमका के अपना असला बेचते हैं। अब इसराइल इंडिया को असला बेच रहा है, अमेरिका भी बेच रहा है, या उधार यानी किस्तों पे ले रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं। लेकिन 15 दिन की जंग में वो सारा कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, इकॉनमी कितनी ख़राब होगी, गुर्बत होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो इंडिया को नुकसान होगा वो मैं आज आपको बता दूं। एक तो नुकसान उसका ये होगा कि उसकी जो चिकन नेक है
वो जो इलाके अरुणाचल प्रदेश और वो दूसरे लद्दाख वगैरह, वो सारा कुछ कट जाएगा। एक सेकंड में चाइना पूरे पे कब्जा कर लेगा जब जंग होगी। दूसरा, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। तीसरा, अगर सिखों को अक्ल है, अक्ल से मुराद ये कि अगर वो समझते हैं कि यही मौका है, तो खालिस्तान भी बन जाएगा। क्योंकि खालिस्तान जो बना ही बना, क्योंकि सिखों के साथ जो उन्होंने उनके मजहबी उसमें दखल, एक तो गुरुद्वारे में हमला किया था, पहले सिखों को मारा था। अब ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जिससे सिख जो हैं बिल्कुल यानी भिखारियों जैसी हालत हो जाएगी उनकी। वो सस्ते सस्ता अपना अनाज बेचेंगे, हुकूमत जो सब्सिडी वगैरह देती है वो बंद करी, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तो ये बात है, लेकिन बात हम कर रहे थे गवादर की। गवादर में जब भी तो खैर शुरू हुआ है, अगले 5-6 साल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो रैकोडिक निकला है, यानी गोल्ड के जो पहाड़ हैं, जिसको पिछली हुकूमत ने एक मुआहदा किया था, और पता नहीं किस तरह का मुआहदा किया था, कमीशन बहुत ज़्यादा ले लिया था, क्या था कि उन्होंने ऐसा मुआहदा किया था कि अगर हम उस मुआहदे से फिरते हैं, यानी ऑस्ट्रिया की एक कंपनी थी जो गोल्ड निकाल रही थी, और वो अजीब व गरीब मुआहदे किए थे कि वो सिरासर नुकसान था। और साफ पता, इस तरह के मुआहदे जब किए जाते हैं जब कमीशन ज़्यादा मिल रहा हो तो मुआहदा कर लेते हैं कि जहन्नुम में जाए, हमें पैसे मिल जाए। हमारी हुकूमत तो यही करती है ना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जिन मुल्कों का अच्छा होता है वही मुल्क तरक्की करते हैं। ये बात आप लिख के रख लें। और पाकिस्तान के बारे में जासूसी करने, कोई ऐसी बात बोलना इतनी बड़ी गद्दारी नहीं है जितनी बड़ी गद्दारी करप्शन है। करप्शन से मुल्क बर्बाद हो जाता है। करप्शन जो है वो सारी जड़ तो करप्शन ही है, हर खराबी की जड़ करप्शन है। और सारी बात है, आपको पता है कि हमारे यहाँ कदम कदम करप्शन है। यही वजह है कि फैक्ट्रीज वगैरह कोई आदमी बाहर से छोटे पैमाने पे लगाना आता है तो उसको लाइसेंस की मद में और एनओसी और ये वो इतनी रिश्वत डिमांड की जाती है कि वो भाग जाता है। सच बात ये लोग आपको बताएंगे। तो इस वजह से हमारे फैक्ट्रियाँ वगैरह तो लग नहीं पाती, क्योंकि 24-25 इदारों से आपको इजाज़त लेना पड़ती है, और हर इदारे को आपने मुंह बंद करना होता है। हर आदमी को पता है, यानी कोई मैं पहली दफ़ा बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चे को पता है कि कौन रिश्वत ले रहा है और कहाँ कौन बैठा है। ये एक बड़ी मज़े का ख़ास बात है कि बच्चे बच्चे को हमारे यहाँ पता है कि कौन कौन सी इदारे में रिश्वत ली जा रही है। सबसे सीधी सी बात बता दूँ, आजकल खबर हासिल करने के लिए भी आपको रिश्वत देना पड़ती है अगर सोर्स नहीं है आपके पास। यानी 35-40 हज़ार रुपये वो आपसे ऐट लेता है, और अगर उससे पूछो तो वो कहता है कि इसका हिस्सा जो है वो इस इलाके के लोगों के पास भी जाता है। करते धरते जो बैरोक्रेट बैठे होते हैं इलाकों में, कहते हैं कि उनके पास भी जाता है। इकराल और हसन का प्रोग्राम सरेआम देखते हैं तो उसमें दिखाते हैं एक अंधे का भी लाइसेंस बना दिया। अब जिन्होंने बनाया था उनको जॉब से टर्मिनेट किया गया नहीं किया गया इसके बारे में नहीं बताते। फिर मज़े की बात आपने एक और देखोगे, उन प्रोग्रामों में, जिन प्रोग्रामों में जैसे दूध या जाली दूध बेच रहे हैं, उनके साथ जो है वो लोग भी होते हैं जो उस इलाके में उस चीज़ को नज़र रखते हैं, यानी जैसे हेल्थ इंस्पेक्टर वगैरह सब होते हैं। तो आप ये देखें सरेआम में उसको सारी जगह पता होती हैं कि कहाँ कहाँ पे मिलावट हो रही है, लेकिन उन बेचारों को नहीं पता होती जो उनके साथ आके कहते हैं हम सील कर रहे हैं और तुम ये करो वो करो, डरा रहे हैं धमका रहे हैं। मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं काफ़ी प्रोग्राम देखे तो ऑब्ज़र्व मैंने किया कि कारखानों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। कारखानों को खोलने के जो लोग इजाज़त देते हैं रिश्वत लेके, और फिर उसके बाद भटकते नहीं हैं, वहाँ पे गंदगी और मक्खियाँ और ये वो बैठी होती हैं। आइसक्रीम की दुकान पे दूध में मक्खियाँ तैर रही हैं, उसी को जमा के बच्चों को आइसक्रीम खिला रहे हैं, आपको पता ही है। तो ऐसे लोगों को जो है, जो लोग उसके हेल्थ इंस्पेक्टर ये वो हैं, इनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदार है। ये कभी गए नहीं है। एक आम आदमी एंकर उठ के जो है चले जाता है और वहाँ पे जाकर उनको पकड़ लेता है। इसका मतलब क्या है कि भाई सब ड्रामेबाजी, सब मिली भगत से हो रहा होता है। हर ये एक अलग बातें हैं, ये चीज़ें तो पाकिस्तान बांग्लादेश इन इलाकों में है, तो ये बातें करना बेकार है। इसलिए कि ये बातें तो लोगों को पता है और ठीक होना नहीं है, क्योंकि ठीक तो जब ही होगा जब आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, बजाय इसके कि पैसे लेके और हर किसी को छोड़ देंगे। या सुनते हैं, जारी बात है, किसी को इल्ज़ाम क्या लगाए, हम रेस्पेक्ट तो करते हैं अपनी अदालतों की, पुलिस और जो लोग भी हैं,
लेकिन ये सुनने में रोज़ाना टीवी पे आ रहे होते हैं, प्रोग्राम वगैरह दिखा रहे होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहे होते हैं। खैर हम बात कर रहे थे कि गवादर में फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लग रही, तो उसकी वजह ये बता रहे थे कि ये है कि करप्शन है, और बाहर से लोग आते हैं लगाते हैं, तो उसमें आपकी सपोर्ट जो है आर्मी भी कर रही होती है, हुकूमत भी कर रही होती है, नेशनल इंटरेस्ट होता है, तो उन बेचारों को कुछ नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो तो फिर आते ही नहीं अगर कुछ रिश्वत दें ये वो करें। चाइना में सज़ाएं आपको पता ही है कि गोली सर पे ठोक देते हैं उठा के अगर आपने करप्शन की है। बाकी सारे जुर्म में माफ़ी है, लेकिन करप्शन में नहीं है। तो एक ड्रग है और एक करप्शन, ये दो काम है जिनमें जो है हफ्ते से पहले ही काम हो जाता है आदमी का, यानी ऊपर पहुंच जाता है अल्लाह ताला के यहाँ। और यही हमारे यहाँ होना चाहिए। और जिस दिन हमारे यहाँ ऐसा कानून बन गया कि भाई करप्शन की सज़ा मौत है, तो उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा कि कितनी तेज़ी से हम तरक्की करते हैं। क्योंकि उसके बाद आपको जमादार रोडों पे झाड़ू देता हुआ भी नज़र आएगा, रोडों पे कूड़ा भी नहीं नज़र आएगा, और आप एक कॉल करेंगे तो 5 मिनट में जो है आपके घर पे मदद आई भी होगी। एम्बुलेंस को आज फ़ोन करो तो 3 घंटे लग जाते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन करो तो जब तक आपका पूरा घर जल ना जाए तब तक वो पहुंचती नहीं है, और पहुंचती है तो पानी नहीं होता उसके पास। ये सारी चीज़ें आपको पता है। और इन सारों के पीछे जो एक ही चीज़ है वो ये है कि आप सज़ाएं ख़तरनाक दें, बजाय इसके कि अजीब व गरीब दें। भाई एक आदमी ने जुर्म किया तो आपको ऑन द स्पॉट सज़ा दें, और ऐसी दें कि दोबारा कोई और ना करे उसके देखे देखी। और 8-10 को आप लटकाएंगे तो बाकी खुद ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही डरपोक होता है चोर और डाकू जो होते हैं, और करप्ट लोग जो होते हैं जिनकी शक्ल पे लानत होती है। उन जो करप्ट लोग होते हैं उनकी शक्ल पे भी होती है, और उनके पैदा करने वालों की भी शक्लों पे फिटकार होती है। लेकिन क्या किया जाए भाई, जाहिर बात है हराम खाएंगे तो वो मुंह पे नज़र तो आएगा हरकतों से, या फिर ये कि किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं। पैसे अल्लाह ताला ज़रूर निकालता है, चाहे आपको बाईपास करा दिए पैसे निकल आए, कोई बीमारी लग गई, कुछ हो गया, तो बेईमानी का हराम का पैसा तो जाहिर बात है किसी और की मदद और खैरात आप खुद खा लेते हैं। क्योंकि करप्शन का पैसा जो होता है वो सेम खैरात का पैसा होता है, ज़कात का पैसा, खैरात का, और उसकी सज़ा। अब करप्शन के पैसों से लोग हज करने जाते हैं, करप्शन से के पैसों से पूरी दुनिया में टूर कर रहे होते हैं। करप्शन ये नहीं होती है कभी आपने कैश किसी से पैसे ले लिए। कोई आदमी कहता है मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें यूरोप का टिकट दे देता हूँ, होटल भी दे देता हूँ, पूरी फैमिली का टूर करा देता हूँ, तो वो भी तो करप्शन होती है। तो ये हज़ार किस्म की होती है। नवाज शरीफ साहब देखें, जब बीमार होते हैं खांसी का इलाज कराने भी इंग्लैंड चले जाते हैं, लेकिन अवाम जो है उसके पास डॉक्टर ही नहीं है। आप कभी हॉस्पिटल जाएं तो आपको खुद पता चल जाएगा, जब तक पैसे नहीं दें, जब तक हराम नहीं दें। अब प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी पैसे देना ही नहीं चाहता, यानी ये तो गुनाह है, लेकिन ज़बरदस्ती देना पड़ते तो आप क्या करें, उसकी क्या सज़ा है। तो उसकी सबसे आसान तरीका है कि आपके घर में जो खैरात के पैसे होते हैं वो देते वक्त ये सोच के दें कि आप खैरात दे रहे हैं, यानी एक जहन में सोच लेंगे आप किसी को पैसे देने काम कराने के लिए, तो वो पैसे आप जहन में सोचेंगे ज़कात और खैरात के निकाल रहे हैं, और आपकी मान भी ली जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा खैरात ही वही होता है। खैर हम दूसरी तरफ निकल गए, हम तो बात कर रहे थे गवादर। तो गवादर में इस वक्त 80,000 ट्रक चल चुके हैं चाइना और दूसरे मुल्कों के लिए, और रशिया भी बीच में आ गया है। और इंडिया सी पैक को रोकने के लिए पूरी हरकतें कर रही है, किसी तरह मैं जंग कर दूं कुछ, और ये है कि ये सी पैक रुक जाए। और उसके पीछे इसराइल और अमेरिका है, क्योंकि उनकी मोनोपोली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, और जब सी पैक पूरी तरह चल पड़ेगा तो फिर इसको रोका नहीं जा सकता। आज रोक सकते हैं, इसलिए कि जंग वो चाहते हैं जंग हो जाए। जंग होने में उनका फ़ायदा ये है कि आजकल कोविड-19 की वजह से बहुत से मुल्कों की इकॉनमी ख़राब हो गई, और इकॉनमी सही करने के लिए उनके सबसे आसान तरीका है किसी मुल्क की जंग करा दो, और उसके बाद जो है अपनी इकॉनमी ठीक कर लो। क्योंकि हमेशा यही हुआ है कि एशिया में, मिडल ईस्ट में ये लोग जंग कराते रहे हैं। वैसे तो पूरी कोशिश हो रही है सऊदी अरब ईरान को लड़वाएं, उसमें ज़्यादा अच्छे नताज आएंगे। एक तो ये है कि इस्लाम ख़त्म करना है, दूसरा ये है कि दो गधों को लड़वाना है। पर गधा तो नहीं, लेकिन जाहिर बात है जो आदमी लड़ता है उस अपना नुकसान ही करता है, बजाय इसके टेबल पे बैठ जाए। लेकिन टेबल पे बैठने के काबिल ही नहीं छोड़ते वो उन्हें। और अगर ईरान और सऊदी अरब लड़े तो वो शायद आपस में बम इतने नहीं फेंकें एक दूसरे पे जितने बाहर से लोग फेंक दें उठा के ख़त्म करने के लिए। और अब तो कहानी शुरू हो गई, आपको पता ही, मिडल ईस्ट की तबाही जो है वो शुरू हो चुकी है। यानी अल्लाह ना करे कह रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है इंसान अपने हाथ से
अपनी दौलत को और अपने घर को खुद ही तोड़ता है, अपने मुल्क को खुद ही तबाह करता है। अब जैसे नवाज शरीफ साहब है, सारा मुल्क लूट के ले गए। जो सुनने में आता है, मुझे तो खैर नहीं पता, लेकिन ये कि जो मीडिया से आप देखते हैं, टीवी पे देख रहे होते हैं, आज उनका जलसा भी था, 5-6 हज़ार लोग थे, कहने लगे 1 करोड़ है। अच्छा भी 1 करोड़ है, अब वो 1 करोड़ का है जो नज़र नहीं आ रही, यानी गैबी ताकत ही 1 करोड़। खैर जो कुछ भी है, लेकिन ये कि सी पैक जो है, आप लोगों को मुबारक हो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, और अब तो चल पड़ा है और अब रुकेगा नहीं। और वहाँ पे एक और न्यूज़ आई है कि वो जो आइलैंड है उसके ऊपर भी जो है, सुना है डायमंड वगैरह की कानें निकल आई हैं, गोल्ड की कानें हैं। गोल्ड की जो कानें हैं वो पाकिस्तान से लेके और इटली तक फैली है, यानी अर्मीनिया तक इतनी लंबी गोल्ड की कानें हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान में जो है उसका क्या कहते हैं, 60% पाकिस्तान में गोल्ड है, बाकी ईरान और उधर तक है। ईरान निकाल रहा है उसी में से, अपने इलाके में से, लेकिन हम नहीं निकालेंगे। हम तो भाई जब तक कोई अच्छा कमीशन नहीं देगी बाहर की कंपनी, हम काम नहीं शुरू करेंगे। और अपने मुल्क में जो है उनको करने नहीं देंगे, और बस मुल्क को लूटो और फूटो वाली बात है। खैर भाई, अल्लाह ताला बचाए इन लोगों को, इन लोगों से। और आपके राइट साइड पे नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, लाल रंग का बटन है। मोबाइल फ़ोन है तो आपके राइट साइड पे नीचे लाल रंग का निशान है, उसको दबा दें और कमेंट्स में लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कर लें, और फेसबुक पे ज़रूर शेयर कर लें, तो सब लोगों को ये जो है सारी कुछ जाएगी। और आज हमने जो है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, और हमने पिछले दिनों बताया था कि हम कुरानदाजी के ज़रिए मोबाइल फ़ोन वगैरह देंगे, तो आज हमने पहला फ़ोन उन्हें भेज दिया है। तो ये है कि अगर आपको फ़ोन पहुंच गया है, कुरानदाजी में आपका निकला था, तो आप कम से कम ये कि हमें रिप्लाई तो करें कि आपको मिल गया है, और एक वीडियो बना के भेजें ताकि हम अपने सब्सक्राइबर को दिखाएं कि देखें उनका इनाम में सब्सक्राइब किया था। तो ये मोबाइल फ़ोन निकला है, और हर महीने एक मोबाइल हम देते हैं। अगर आपको कुरानदाजी में शामिल होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ वो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबा दें और फेसबुक पे शेयर कर लें, तो हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपका जो मैसेज आता है उसका नंबर हम कुरानदाजी में डाल लेते हैं, और फिर आपका भी हो सकता है, आप खुश नसीब आपका निकला है। लेकिन ये कि कुरानदाजी में निकलता है तो आपके चांस बन सकते हैं, और हम उसमें रद्द बदल नहीं करते, वो खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाता है कौन विन है। एक बटन दबाते हैं तो मशीन के ज़रिए पता चल जाता है। तो फेसबुक पे सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं नजम अलवी, और वॉचिंग माई वीलॉग चैनल। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।